direction of, it shows the direction of straight line showing the direction of energy flow, जिस डायरेक्शन में उस सोर्स से एनर्जी जारी होगी। फिर कलेक्शन ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम। बीम भी क्या है, हाइपोथेटिकल है। बीम जो है पैरेलल हो सकती है, डाइवर्जिंग हो सकती है और कन्वर्जिंग हो सकती है। उसके बाद फिर ऑप्टिक्स में जो हम ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, इमेज किसको बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमेशा रिलेटेड है इंसिडेंट रे से और इमेज हमेशा रिलेटेड है रिफ्लेक्टेड रे पे या रिफ्रैक्टेड रे पे। तो इंसिडेंट से हम फाइंड करेंगे, लोकेट करेंगे ऑब्जेक्ट, और बेंट रेस से, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड से फाइंड करेंगे इमेज। ठीक है। तो अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन है रेस का तो वो सब कुछ रियल है, अगर अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है तो वो वर्चुअल है। अब ऑब्जेक्ट के केस में इंसिडेंट रेस का सच में इंटरसेक्शन मिल रहा है या वहां से स्टार्ट हो रही है तो वो हो जाएगा रियल, और अगर वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो रही तो हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ऐसे बनाने के लिए आ सकता है। फिर बताया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज की पोजीशन को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वैसा ही ऑब्जेक्ट रख देंगे तो वैसे ही ऑब्जेक्ट जैसा इमेज बनेगा। डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा इमेज है। तो क्योंकि वो लाइट रे यहाँ से एग्जैक्टली सेम टाइप के, अगर यहाँ से आ रही है यहाँ तक पहुंच रही है तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसी टाइप के पाथ पे जाते हुए वहां पे इमेज फॉर्म होगा। तो ये कई सारे इमेज फॉर्मेशन के केसेस में तुम्हें विजुअलाइज करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब है इंटरैक्शन विद एनी इंटरफेस। आफ्टर इंटरैक्शन विद एनी इंटरफेस लाइट कम्स बैक टू द सेम मीडियम, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम रहेगी क्योंकि मीडियम सेम है, वेवलेंथ, इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। तो ये सारा लिखा था। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि पहले से ही पढ़ रहे हो, याद होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यस सर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू सर एंगल ऑफ, कोई भी, सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हाँ प्लेन कोई भी लाइन द सेम। अगर किसी भी टाइप का सेम सरफेस है, साइड में किसी भी टाइप का मिरर है, तो वहां पे जो नॉर्मल हम कैसे बनाएंगे, नॉर्मल सरफेस का परपेंडिकुलर कैसे होगा, सरफेस का परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, टैंजेंट, और टैंजेंट के परपेंडिकुलर में हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है, नॉर्मल के साथ जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड का जो नॉर्मल के साथ एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो पहला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे मान लो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो टैंजेंट के साथ वाला एंगल भी सेम होगा। इसका दूसरा रिस्टेटमेंट हम मान सकते हैं कि नॉर्मल के साथ एंगल सेम, या बोल सकते हैं टैंजेंट के साथ एंगल सेम। कि ये अगर प्लेन सरफेस लेते हैं, प्लेन सरफेस में ये नॉर्मल है, यहाँ से ये थीटा है, तो यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा है, या कहीं पे हमें ये एंगल दिया हुआ है, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा ही होगा, ये दोनों सेम होंगे। तो I इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये इंसिडेंट रे है, ये है नॉर्मल, इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, नॉर्मल NRL, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या बोलेंगे कि these three are coplanar, यही है इंसिडेंट रे, दूसरा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies in same plane, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो तीन जो वेक्टर हैं, तीन वेक्टर का एक ही प्लेन में लाई करना जो है बहुत ही स्पेशल फिनोमेना है, हमेशा नहीं होता है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन क्या है, एक प्लेनर फिनोमेना है। प्लेनर फिनोमेना का मतलब ऐसे भाई अगर सरफेस है तो ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सारे एक ही प्लेन में होंगे। यहाँ से हम देखेंगे तो ये सारा कुछ एक ही प्लेन में होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत ही स्पेशल है, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, और ऐसा लिख सकते हैं कि मान लो इंसिडेंट के लॉन्ग हमें यूनिट वेक्टर नोन है, तो आई आर
क्रॉस एन कैप, मतलब ये अगर 3 कोप्लानर हैं तो इसका हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, डॉट सी। आई को भी हम ले लेते हैं, आई को भी आई से, इंसिडेंट रे के यूनिट वेक्टर को आई से डिनोट कर देते हैं कि ये है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि आई क्रॉस एन, आई इज द इंसिडेंट, आई क्रॉस एन डॉट आर इज इक्वल टू 0। यस सर। अगर ये सेम प्लेन में होंगे तो आई क्रॉस एन से हमें एक वेक्टर मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर मिलता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और वो परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, यही स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, किसी भी दो के लिए लिख सकते हैं, किसी भी दो के लिए लिख दें। आर क्रॉस, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, जैसे मोशनल ईएमएफ में बताया था, इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसकी प्रॉपर्टी है डॉट क्रॉस कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं, तो या तो हम आर क्रॉस आई लिख लें, उससे हमें परपेंडिकुलर मिलेगा, डॉट एन कर दें, 0 मिल जाएगा। तो ये हो गया सेकंड का, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल वेंगल सेम होंगे, ये सब तो चलो पता है। अब एंगल पता है तो एक पॉइंट डिराइव करेंगे इसमें हम लोग, और जिसको रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन नहीं आएगा, वो याद रहेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। तो ई आई is unit vector along incident ray, unit vector along incident ray. ER is the unit vector along reflected ray, and n cap is the unit vector along normal. ठीक है, ये है। तो ये किसी भी टाइप के सरफेस के लिए भाई वैलिड है, ये बात समझ में आ रही है, प्लेन सरफेस के लिए ही नहीं, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे हम ऐसे नॉर्मल ये चीज सारे लॉज अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो फिर लॉ कैसा हुआ, जब लिमिटेड एप्लीकेशन तो नो लॉ। तो यहाँ पे ये ले लिया हमने, प्लेन सरफेस ले लिया समझने के लिए, ये प्लेन सरफेस है और ये है एन कैप, एन कैप, और ये वेक्टर है इंसिडेंट के अलोंग, कोई वेक्टर है, ये मिरर है, इंसिडेंट के अलोंग ई आई कैप है। मुझे क्या करना है कि ये रिफ्लेक्टेड, ये है ई आर, तो रिप्रेजेंट या फाइंड ऐसा बोल सकते हैं, फाइंड ई आर, हमें फाइंड करना है, फाइंड ई आर इन टर्म्स ऑफ ई आई कैप एंड एन कैप। इंसिडेंट और नॉर्मल के टर्म्स में हमें रिफ्लेक्टेड का फार्मूला चाहिए। तो ये जो थीटा है और ये भी थीटा है, इसको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे ले लेता हूँ, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो अब इस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड 1 होता है, हाँ 1 है मैग्नीट्यूड। तो इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये वेक्टर, भाई वेक्टर ये क्या है, ये वेक्टर तो फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर मतलब हम इसको पैरेलली सेम डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो ई आर को क्या कर दिया, रिजॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो ऐसा हो जाएगा ई आई वेक्टर। अब ई आई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सो दिस ई आई वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई आई, जो कि 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, ये हो जाएगा ई आई कैप। कॉस थीटा नेगेटिव के डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव के डायरेक्शन में। अच्छा एन कैप किधर है, एन कैप तो माइनस, ये एन कैप और जे कैप सेम ही है, एन कैप और जे कैप सेम है। यस सर। अब रिफ्लेक्टेड को हम देखते हैं, रिफ्लेक्टेड ई आर को थोड़ा रिजॉल्व करके देखो, ई आर
इज इक्वल टू ई आर कॉस थीटा ई आर साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो ई आर चाहिए हमें, तो यहां से क्या करते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि यस सर, जे कैप के टर्म्स में होना चाहिए, एन तभी आएगा, ये एन के माइनस बचा। ये माइनस, तो ये टर्म जो है ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा ई आई माइनस ई आर वेक्टर इज इक्वल टू -2 कॉस थीटा जे कैप। अब कॉस थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं, कहीं पे भी कॉस थीटा है तो उसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट किसका किसका, भाई थीटा है तो हमें इंसिडेंट और नॉर्मल के टर्म्स में ही चाहिए, तो हम सोचेंगे डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ ई आई और एन के। तो मान लो हम देखते हैं कि व्हाट इज ई आई डॉट एन, तो ये हो जाएगा मॉड ई आई 1 मॉड एन कैप 1 इंटू कोसाइन ऑफ एंगल। व्हाट इज एंगल बिटवीन ई आई एंड एन कैप, थीटा और पाई माइनस थीटा। टेल टू टेल एंगल चेक करते हैं, टेल टू टेल, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ यस सर, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा व्हाट इज एंगल बिटवीन ई आई डॉट एन, तो हो जाएगा ऐसे, ठीक है, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ई आई डॉट एन, तो यहाँ पुट कर दोगे ई आई माइनस ई आर इज इक्वल टू -2 ई आई डॉट एन कैप, और ये क्या हो जाएगा एन कैप, सब माइनस अलग, माइनस है, माइनस हट जाएगा, माइनस कॉस थीटा को ही लिख दिया यहाँ पे। व्हाट इज ई आर, ई आर इज इक्वल टू ई आई -2 ई आई डॉट एन एन कैप। ये रिफ्लेक्टेड जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट के टर्म्स में लिखेंगे, तो ई आई -2 ई आई डॉट एन कैप इंटू एन, क्योंकि ये तो एक नंबर आएगा, तो ई आई -2n इंसिडेंट -2n, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड। आई बात समझ में, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, रिफ्लेक्टेड के लॉन्ग वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट के वेक्टर के। किसी कोई डाउट बोलो, देखो नो सर। सर इसको आगे कहीं यूज करेंगे? हाँ, इसमें इसको अभी अभी यूज करेंगे। अच्छा देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया ई आर इज इक्वल टू ई आई -2 ई आई डॉट एन इंटू एन। क्वेश्चन ये है, दिया हुआ है कि जो एक्स वाई प्लेन है वो रिफ्लेक्टिंग है, एक्स वाई प्लेन है वो रिफ्लेक्टिंग है, एक्स वाई प्लेन या एक्स जेड बोल देते हैं, एक्स जेड ऐसा है। तो ये मिरर है ऐसे, ये रिफ्लेक्टिंग है, और इसमें लाइट आ रही है ऐसे, लाइट इज कमिंग along, light is falling, light is incident, light is incident along I cap plus j cap plus k cap। इस जो वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप, उसके अलोंग लाइट आ रही है। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of reflected ray। अब इंसिडेंट रेस के अलोंग हमें वेक्टर गिवन है, डायरेक्टली ऐसे वेक्टर में आएगा तो उसमें घबरा नहीं जाना है, ये हमारे पास इक्वेशन रहेगा कि ई आर इज इक्वल टू ई आई -2 ई आई डॉट एन। तो ये यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है और ये तो वेक्टर दिया हुआ है,
तो यूनिट वेक्टर पहले फाइंड करना पड़ेगा, ई आई जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। ई आई यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, वो क्या आई, स्क्वायर रूट ऑफ इसके मॉड से डिवाइड करेंगे। इसका मॉड क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो ये 1/√3, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हो गया इंसिडेंट। नॉर्मल क्या है, एन कैप इज व्हाट, एन कैप मानते हैं कि अगर फ्रंट उसका रिफ्लेक्टिंग है तो ये क्या हो जाएगा, जे कैप इस सरफेस का नॉर्मल होगा। में क्या चाहिए, एन कैप चाहिए। तो अगर एक्सजेड प्लेन रिफ्लेक्टिंग है तो या तो जे कैप होगा या माइनस जे कैप होगा। जो लिखेंगे इस साइड से, अगर ये रिफ्लेक्टिंग मान रहे हैं मतलब लाइट ऐसे इसके अलोंग आ रही है, ये रिफ्लेक्टिंग मान रहे हैं तो लाइट जो है ऐसे आ रही होगी, तब तो रिफ्लेक्शन होगा। अब मानते हैं ये टॉप से है तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, जे कैप, इसका नॉर्मल हो जाएगा जे कैप। तो एन कैप इज इक्वल टू जे कैप, तो ई आई डॉट एन चाहिए, ई आई डॉट एन कैप वो कितना हो जाएगा, 1/√3 सर फिर से बताइए ना। यस सर। है। सर फिर से बताइए ना, पॉज हो गया था। हाँ, ये बोल रहा हूँ कि जैसे एन कैप चाहिए तो एक्सजेड प्लेन है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो हमें लिखना ई आई, तो हमने लिख लिया। उसके बाद फिर एन कैप सरफेस के परपेंडिकुलर, वही होगा ना नॉर्मल। तो अगर यहाँ पे गिवन है कि एक्सजेड प्लेन इज रिफ्लेक्टिंग तो नॉर्मल तो वाई के लॉन्ग ही होगा, यही तो है नॉर्मल इस सरफेस का, है ना। तो ई आई डॉट एन डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो ये आ जाएगा 1/√3 डॉट प्रोडक्ट। किसी को फॉर्मूला सोच रहा होगा कोई, अरे ये कैसे हो गया, ये जो है आई कैप 0 आई कैप, एन कैप क्या है 0 आई कैप 1 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसा करते हैं। तो ये ई आई डॉट एन है, यहाँ पे डॉट है। व्हाट इज ई आर, ई आर इज इक्वल टू ई आई -2 ई आई डॉट एन इंटू एन, ये फॉर्मूला। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे याद सकते हैं, रखेंगे। हाँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि इफ ई आई इज इक्वल टू दिस, ई आर इज इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन और रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिफ्लेक्टेड है। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो टाइम बच जाएगा, और नहीं तो फिर वैसा निकालना पड़ेगा तो वेस्ट होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में जो निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमें पुट करेंगे, तो पुट करेंगे व्हाट इज ई आर, ई आर आ जाएगा ये ई आई तो जो भी है 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के माइनस 2 आई डॉट एन, 2 आई डॉट तो ये 2 और 1/√3 और एन कैप है जे कैप। तो यहां से देखो ई आर इज इक्वल टू 1/√3, देखो डरना नहीं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, देखो माइनस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। सर जे सिर्फ चेंज हो जाएगा, तो मोमेंटम। यहां से बस वही देखना है कि जो परपेंडिकुलर वाला ये इक्वेशन अब तुम डायरेक्ट लिख लोगे कि जब लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है किसी वेक्टर के लॉन्ग तो उसके 3 कंपोनेंट हैं, तो कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, नॉर्मल के लॉन्ग वाला जो कंपोनेंट है, पैरेलल वाले कंपोनेंट वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो अगर ये जो है जो भी ऐसे 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 अगर ये इंसिडेंट हुआ 1/√3 इधर है, 1/√3 इधर भी था और 1/√3 इधर था, तो कौन सा कंपोनेंट हमें शिफ्ट कर देना है, सिर्फ जो परपेंडिकुलर अलोंग द नॉर्मल है, अलोंग द नॉर्मल वाला अगर प्लस है तो क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, वो रिवर्स हो जाएगा रिफ्लेक्शन से बस। अगर यही इंसिडेंट होता सेम अगर इंसिडेंट होता YZ प्लेन पे, अगर रिफ्लेक्टिंग होता तो क्या इक्वेशन होता, इफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम YZ प्लेन
आई कंपोनेंट वाले। हाँ, यहाँ से अगर ये रिफ्लेक्टिंग होगा, तो एक्स को चेंज कर देना। हाँ, तो इसका नॉर्मल किधर है, एक्स के लॉन्ग है, तो आई कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा। देन ER इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख के करोगे तो भी वही आएगा, -1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। जिधर नॉर्मल वो कंपोनेंट रिवर्स, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। ठीक है, तो अगर मान लो कोई रिफ्लेक्टिंग कॉर्नर है, कोई रिफ्लेक्टिंग कॉर्नर है, रिफ्लेक्टिंग कॉर्नर मतलब ऐसे 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 तीनों ही मिरर है, तो लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई कि तीनों से एक एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, तीनों से एक एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे कुछ जारी है। 3 डायमेंशन में उतना क्लियर नहीं है, बट तीनों पे एक एक बार, पहले इससे इंसिडेंट हुई, यहां से इंसिडेंट हुई, फिर इस पे इंसिडेंट हुई और वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। तो क्या हो जाएगा, ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग कॉर्नर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग कॉर्नर, रिफ्लेक्टिंग कॉर्नर से होगा तो सारे नॉर्मल के लॉन्ग है एक एक बार, तो एक बार आई कैप, एक बार जे कैप, एक बार के कैप, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, सारे कंपोनेंट रिवर्स हो जाएंगे। पहले पहले बॉटम से होगा, ये वर्टिकल से होगा तो आई वाला रिवर्स होगा, उसके बाद फिर नीचे वाले पे जाएगा तो जे रिवर्स हो जाएगा, फिर के रिवर्स हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तीनों नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। तो जो रिफ्लेक्टिंग वेक्टर होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। मतलब अगर तीनों से इंसिडेंट होके जा रही है, केवल एक से नहीं, एक से नहीं, दो से नहीं, तीनों से अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो कि तीनों से रिफ्लेक्ट होते हुए जाए, तो वो हमेशा एंटी पैरेलल हो जाएगी। हमेशा क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी। क्या यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कोई मतलब है, नहीं है यहाँ पे, कि अगर कोई लाइट ऐसा इंसिडेंट हो रही है जो कि तीनों सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही से हो, लाइट जाए सामने से वो रिटर्न हो जाए, केवल एक से ही रिफ्लेक्शन हो, केवल दो से रिफ्लेक्शन हो, ऐसे जाए और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चला जाए। तीनों से रिफ्लेक्शन के केस में क्या है कि ऑलवेज वो एंटी पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है भाई, तो इस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करोगे अटेम्प्ट, कि ऐसा एक स्फीयर है और इसका जो है आउटर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है, ऐसा एक स्फीयर है, इसका आउटर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है, सॉलिड हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, इनर वाले को जो है मिरर टाइप का है, आउटर रिफ्लेक्टिंग है। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1 1, ये XYZ है, लाइट यहां से इसके लॉन्ग आ रही है, लाइट इस पे जो है इंसिडेंट हो रही है इसके अलॉन्ग। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। लाइट अगर हम चाहें तो इसको बोल सकते हैं कि माइनस आई कैप के अलॉन्ग आ रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है। सर वो जे कैप में चले जाएगा सर। तो वो तो यार, हाँ सर जे कैप में चले जाएगा। वो तो डायरेक्ट हो जाएगा यार वो तो यस सर। डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको जो है कोऑर्डिनेट चेंज कर दीजिए। आई कैप, रेडियस इसका जो है 1 ही है, आई तो कैप नॉर्मल 45 डिग्री में उधर। आई कैप जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इज फॉलिंग अलोंग आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस के कैप। इंसिडेंट रे जो है इस प्लेन में है, वाईजेड प्लेन में है, और मिरर के उस पॉइंट पे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है।
तो बताना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ यूनिट वेक्टर along reflected ray. स्फेरिकल मिरर है, डरना नहीं है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे ऐसे रे इंसिडेंट हो रही है। अब अलग अलग वेक्टर कुछ भी हो सकते हैं ना, आई कैप माइनस आई कैप, ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो मान लो एक इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये गिवन है, आई प्लस के कैप में है, मतलब वो वाई जेड प्लेन में है, ऐसे 45 डिग्री पे मिरर पे जा रहा है, और वहां से रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगा। तो उसमें हमें इक्वेशन लिखना है, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे ई आई कैप हो जाएगा। नॉर्मल, अब स्फीयर का नॉर्मल क्या होगा, स्फीयर का नॉर्मल होगा रेडियस। क्या ये एन कैप लिख पाओगे, एन कैप पोजीशन वेक्टर जैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट नोन है तो पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे, और उस पोजीशन का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, और ई आर जो है फाइंड कर लोगे। तो इसको सोच के सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर लॉ, वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जनरल किसी भी टाइप के सरफेस के लिए ट्रू है, प्लेन है, स्फेरिकल है, कुछ भी है। अब है हमारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर कैसे फॉर्म होगा, थिन ग्लास प्लेट, एक थिन ग्लास प्लेट होगा, उस थिन ग्लास प्लेट को एक साइड से हम सिल्वर कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, दूसरे साइड से रिफ्लेक्टिंग होगा। तो कहोगे इसका थिन होना क्या इतना स्पेशल है। थिन होना इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके दो इंटरफेस हैं, है ना, दो इंटरफेस हैं। तो किसी भी केस में लाइट अगर इंसिडेंट होगी ऐसे, तो दो रिफ्लेक्शन हो जाएंगे, एक यहां से होगा और एक जो है अंदर जाके होगा। दो इंटरफेस है तो भाई इंटरफेस से ही तो रिफ्लेक्शन होता है, तो यहां से होगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो अगर दो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दो दो इमेज फॉर्म होंगी, तो क्लियर कट जो है इमेज का फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगा। तो वैसे केस में क्या करेंगे, वैसे केस में हम पढ़ेंगे ग्लास स्लैब, वहां पे देखेंगे जहां रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन करेंगे। तो हमारा मिरर क्या होना चाहिए, बिल्कुल थिन थिन एक ग्लास का प्लेट है और वो रिफ्लेक्टिंग है। तो ये थिन ग्लास प्लेट है जिसको हम ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं, और इस टाइप का कोई भी रिफ्लेक्टिंग है, ये थिन ग्लास प्लेट को सिल्वर कर दिया, उसको ऐसे हम डिनोट किया। तो अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम थिन ग्लास प्लेट है, सिल्वर्ड है, थिन नहीं होगा तो क्या होगा, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगे, वो बाद में। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए, अब इमेज फॉर्मेशन के लिए अगर देखते हैं, मान लो एक कोई मिरर ले लिया, अब बहुत सारे पॉइंट कॉन्सेप्चुअली इसमें सोचना है। मिरर ले लिया, ये ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट से एक रेज जो है वो इंसिडेंट हुई। अच्छा, इंसिडेंस जो है, इंसिडेंस दो टाइप के होते हैं, इंसिडेंस इंसिडेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल इंसिडेंस और दूसरा होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। यस सर। नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री या 90 0 डिग्री 0. सर, 0 डिग्री। अलोंग नॉर्मल आ रहा है वो, अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस के नॉर्मल है। तो जब नॉर्मल के अलोंग ही आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। यस सर। ग्रेजिंग मतलब सरफेस को टच करता हुआ जाएगा, सरफेस को टच करता हुआ जाएगा, तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एग्जैक्टली 90 तो नहीं होगा, 90 पे तो कुछ रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, वैसे ही चला जाएगा। ग्रेजिंग का मतलब 88.9 89.1 ऐसे टाइप से, क्लोज टू 90 बिल्कुल। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। नॉर्मल इंसिडेंस एंड ग्रेजिंग इंसिडेंस, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरिएबल। एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो मैक्सिमम लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 90 तक, उससे ज़्यादा 90 से कम ही रहेगी, एग्जैक्टली 90 भी नहीं पहुंचना चाहिए। तो कोई भी जो है इमेज को लोकेट करने के लिए हमको कितनी रेज रिक्वायर्ड है, मिनिमम जो है 2 रेज रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है,
ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से किसी डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस पे है, तो एक तो नॉर्मल इंसिडेंस हो गई, इसके लॉन्ग रेंज आ रही है, वापस ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके आ रही है, गया। एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे किसी एंगल पे अप्लाई कर लेंगे, तो ये नॉर्मल के साथ एंगल हो जाएगा, ये नॉर्मल के साथ एंगल थीटा है, तो ये भी हो जाएगा सेम थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये भी हो जाएगा थीटा। अब इसको एक्सटेंड करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रेज आगे जाके तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये मिरर के पीछे जाएगा, मिरर के पीछे वाला जो स्पेस है उधर जाएगा, तो ये इधर आएगा, तो ये होगा हमारा इमेज, और ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो वर्चुअल इमेज होगा, ये जो एंगल है यहाँ से ये देखोगे तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो एक साइड कॉमन है और तीनों एंगल सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ए है और ये बी है, ओ ए बी। तो इस केस में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, कि कौन सी डिस्टेंस, Yes, पर sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस या कोई भी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू कोई भी डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है ना? कोई भी डिस्टेंस, कि अगर हम मिरर के किसी भी पॉइंट पे हैं तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी इमेज उतने ही डिस्टेंस पे होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करेंगे कभी भी, तो वो मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर ये मिरर है, जैसे मान लो ऐसा पूछा जाए कि भाई मिरर किस डायरेक्शन में होगा, तो मैं दिया हुआ है कि लोकेट प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो प्लेन मिरर हमेशा किधर होगा, प्लेन मिरर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर में होगा प्लेन मिरर। और कहाँ लोकेटेड होगा, Yes, sir. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये हो जाएगा ऐसे। मतलब लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट इमेज इज परपेंडिकुलर टू मिरर, पॉइंट ये हो जाएगा, ओ आई इज परपेंडिकुलर टू मिरर। दूसरा पॉइंट है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट अगर इन जनरल हम देखेंगे मिरर के किसी भी पॉइंट से देखेंगे तो डिस्टेंस सेम ही होगी, किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट अगर इधर 5 मीटर पे तो इमेज भी इधर 5 मीटर पे होगा, बट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। समझ पा रहे हो, ऑब्जेक्ट किधर लोकेटेड होगा, ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे पे लोकेटेड होगा और इमेज जो है वो रिफ्लेक्टेड रे पे लोकेटेड होगी। कि अगर मैं ए पॉइंट पे हूं तो ऑब्जेक्ट के लिए मुझे पता है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे है तो इस रिफ्लेक्टेड पे 2 मीटर पे मैं इमेज को लोकेट कर दूंगा। तो वैसे तो हम बोलेंगे क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज, लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, बट ऐसे अगर हम देखेंगे तो किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, सेम ही होगा, सेम होगा। अब इसमें ये तो हो गया, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है भाई, रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल इमेज फॉर्म किया। क्या ऑलवेज ऐसा है, ऑलवेज ऐसा नहीं है, कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका रियल इमेज भी फॉर्म होगा। कैसे, कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मतलब रेज किस टाइप की है, रेज कन्वर्जिंग है, रेज कन्वर्जिंग है। तो यहाँ से अगर ऐसे देखते हैं, ये है, ये है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करती, ये हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्ट करके ये आ जाएगा यहाँ पे रियल इमेज। Yes. कि रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका वर्चुअल इमेज बनाएगा। भाई ऑब्जेक्ट इमेज को चेंज कर सकते हैं ना, सोचो वही रिवर्सिबिलिटी वाला पॉइंट,
कि जब ऑब्जेक्ट इमेज को Yes, चेंज sir. देखते हैं कि अगर रियल का वर्चुअल है तो वर्चुअल का क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा।